नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम हिंद यूनानी युग के पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं कि हमने अपने पिछले वीडियो में कह सकते हैं हर्यंक वंश के बारे में पढ़ा, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ा, नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में जाना। फिर हमने शुंग वंश और कर्ण वंश, इतने हमने वंशों को जान लिया है। ठीक है, मैं सही बोल रही हूँ? इतने सारे वंश को हमने जान लिया। अगर आपने नहीं इसे पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर पढ़ें। ठीक है, अब देखिए, ये बीच में हिंद यवन कहाँ से आ गया, है ना, ये सवाल आता है। तो देखिए, नंदों के बाद और मौर्यों से पहले, नंदों के बाद और मौर्यों से पहले, ठीक है, तीन आक्रमणकारियों का भारत में आगमन होता है। ईरान से आक्रमण होता है, उसका उतना महत्व नहीं दिया गया है। फिर आक्रमण होता है, सिकंदर का आगमन होता है, और उसके बाद आता है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो आप जब मौर्यों से पहले या फिर मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिकंदर का भी मैंने आपको पढ़ाया है, किस तरह से सिकंदर आता है, और सेल्यूकस निकेटर किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया था, तो इस क्रम को याद रखिएगा। ठीक है, इस क्रम को और इसको साथ साथ पढ़िएगा ना, तो हिस्ट्री आपको काफ़ी रोचक लगेगा। कोई याद करने रटने का ज़रूरत नहीं है, बस आप उस क्रम को मिलाते चले। तो इन तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। फिर आप जब मौर्य को पढ़ेंगे ना, मौर्य के बाद और शुंग वंश से पहले, इनके बीच में आता है हिंद यूनानी, शक, पहलव, ठीक है, और कुषाण। ये पहलव है, पल्लव नहीं है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। तो और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप हमने पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, शुंग वंश के बाद में जब आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, जब आपने पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ा है, तो मैंने आपको शकों के आक्रमण के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो मतलब हिंद यूनानी के बारे में आपको पढ़ा दिया है मैंने। तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ से भी आपको जानकारी डिटेल्स में मिल चुकी है। ठीक है, वो कौन कौन से थे? तो वो थे, कह सकते थे कि ग्रीक, देखिए, दो चरणों में ये आते हैं। ठीक है, ठीक है, और प्रथम जो चरण है उसमें सिकंदर यूनान से कह सकते हैं आता है, और दूसरे चरण में तीन राजा रहते हैं। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो प्रथम चरण रहता है वो युद्ध का रहता है, दूसरा चरण जो आता है वो धर्म का रहता है। कैसे? तो देखिए, शॉर्ट में आपको बता दूं, फिर हम पहले कहानी जान लेते हैं, फिर हम किताबी भाषा में जानेंगे। तो देखिए, डेमेट्रियस रहता है, पुष्यमित्र शुंग ने इसे हराया। इसके बेटे ने हराया था, जो अग्निमित्र रहता है उसने हराया था। फिर मियांडर आता है, वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसने उपगुप्त ने इसे दीक्षा दी थी। ठीक है, फिर हेलियोडोटस, ये दूत रहता है, और अंतियान का कर सकते हैं, अंतियान का ये दूत रहता है। भागवत धर्म आया था बौद्ध धर्म लेने, लेकिन इसे भागवत धर्म अपना लिया, और इसी ने गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया था। ठीक है, आप इसे समझ चुके हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। जब आप पुष्यमित्र पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर मैंने डिटेल्स में बताया है। देखिए, मैंने आपको बताया था, जब हमने शुंग वंश पढ़ा था, खास तौर से पुष्यमित्र शुंग, है ना, वो ब्राह्मण धर्म के रहते हैं, बौद्ध विरोधी रहते हैं, है ना, आपको याद आया? इसके समय में दो विदेशी आक्रमण होते हैं, एक डेमेट्रियस का, यवन का रहता है। ठीक है, दोनों युद्ध यही जीतते हैं, पुष्यमित्र शुंग। और दूसरे समय में मिनांडर का कह सकते हैं आक्रमण होता है, और इनके बेटे ने हराया था, पुष्यमित्र ने नहीं हराया था, अग्निमित्र ने हराया था। ठीक है, और जब मिनांडर वापस जाता है, अपने देश को लौटने जाता है, तो रास्ते में उसे कौन मिल जाता है? नागसेन। नागसेन, मैंने उपगुप्त कह दिया था, नागसेन मिल जाता है, और बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है। इसी की शिक्षा, इन दोनों की विचार जो है वो एक पुस्तक में है, जिसका नाम है मिलिंद पनोह। ठीक है, और ये पहला यवन आक्रमण था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था।
ठीक है, ये हमने अपने पुष्यमित्र शुंग के समय में पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि यवनदूत हेलियोडोटस आता है, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है, और भागवत धर्म लेने आता है वो बौद्ध धर्म की, लेकिन उसे भागवत धर्म की शिक्षा ले लेता है, और यही गरुड़ ध्वज का निर्माण करवाता है। ठीक है, मैंने आपको फिर से रिपीट करवा दिया, ये तीनों आपको याद रहेंगे। अब देखिए, ये जो हिंद यूनानी थे ना, उन्हें काली मिर्च बहुत पसंद थी यूनानियों को, तो इसे क्या कहा गया, यवन प्रिय, और अंग्रेजों को लाल मिर्च पसंद थी, आप इसे याद रखिए। अब चलिए, अब हम कहानी तो जान गए, अब हम किताबी भाषा में जानते हैं हिंद यूनानियों को। चैप्टर बिल्कुल लंबा नहीं होगा, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंदुकुश पर्वत पार किया। कहाँ से आते हैं ये, तो देखिए ये हिंदुकुश पर्वत को पार करके आते हैं। क्या नाम रहता है, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है, अफगानिस्तान में यमु दरिया के दक्षिण में बैक्टीरिया का शासन ये करते थे। ठीक है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण यूनानियों ने किए, ये हिंद यूनानी या फिर बैक्टीरियाई यूनानी कहलाए। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी का जो शासक था मिनांडर 165 से 145 ईस्वी पूर्व हुआ, और वह मिलिंद नाम से भी जाना गया। मिलिंदोपनो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसकी राजधानी पंजाब के साकल, जो आधुनिक सियालकोट है, वहाँ पे रहती है। रुद्रदामन ने गंगा यमुना का द्वार पर आक्रमण किया था, और यूनानी शासकों ने अत्यधिक संख्या में सिक्के प्रचलित किए। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके प्रचलित किए गए सिक्कों के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन किन शासकों के हैं। मतलब इतना स्पष्ट है ना, राजा का नाम लिखा है, पिक्चर बना हुआ, कि आप कह सकते हैं कि हाँ ये जो सिक्का है ये इस शासक का है। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के, देखिए ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के, यहाँ पर शुद्ध सोने की बात नहीं हो रही है, अत्यधिक मात्रा में सोने के सिक्के की बात नहीं हो रही है। अत्यधिक मात्रा में गुप्तों ने किया, क्योंकि गुप्तों के समय में उन्हें सोने का कह सकते हैं खदान है ना, वो मिल गया था। और शुद्ध सोने किसने किए थे, कुषाण ने किया था, कनिष्क ने शुद्ध सोने। तो यहाँ पूछ रहा है कि हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे कब, सबसे पहले। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी कला को संरक्षण दिया था, और जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, और भारत में से गांधार कला। देखिए जब आप बुद्ध की प्रतिमा को देखेंगे ना, तो वो दो तरह की है, गांधार कला, ठीक है, एक है मथुरा कला। जो गांधार कला है ना, उसका कह सकते हैं कि मिश्रण रूप है, किसका है, इन्होंने संरक्षण दिया था। ठीक है, तो हिंद यूनानी, क्योंकि ये यूनानी देवता की तरह इनको बनाया गया है, मतलब हट्टे कट्टे मोटे तरह से भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है। वो है गंधार कला, काले पत्थरों से बनाया गया है, काले रंग से बनाया गया है, वो है गंधार कला। जब मैं आपको कला पढ़ाऊंगी ना, गंधार कला, मथुरा कला, तो दोनों में अंतर को मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब देखिए यहाँ पर नाम भी दिया गया है। सबसे पहले हिंद यवन आते हैं। भारत में 190 ईस्वी पूर्व में मूल निवासी कहाँ के थे, बैक्टीरिया, अफगानिस्तान के। प्रसिद्ध शासक मिनांडर रहता है, राजधानी इनकी साकल रहती है। ठीक है, हिंद यवन हम लोग पढ़ लिया, और हम आगे शक को भी जानेंगे, इसके बाद हमारा शक आएगा। देखिए क्रम क्या है इनका, तो क्रम आप शॉर्टकट में कर सकते हैं कि याद रख सकते हैं, ISPK। हिंद यवन, यवन क्यों, यवन को यूनानी भी कहा गया है, यूनानी ये थे लेकिन ये हिंद में बस गए, इसलिए इन्हें हिंद यूनानी कहा गया। ठीक है, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक। तो आप ISPK के शॉर्ट क्रम में याद कर सकते हैं। I से हो गया इंडो ग्रीक, S से शक हो गया, P से पहलव हो गया, और K से कुषाण हो गया। ठीक है, तो हिंद यवन, फिर शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं, ये इनका क्रम है। ठीक है, तो आपको क्या याद हुआ, आपको हिंद यूनानी याद हुआ। ठीक है,
किस तरह से कि आप जब चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे तब आपका ईरान का आक्रमण होता है, सिकंदर का आगमन होता है, सेल्यूकस, आप वहीं पर इसको ख़त्म कर दीजिए। फिर जब आप सुंग वंश को पढ़ेंगे ना तब आपको डेमेट्रियस, मिनांडर, हेलोडोटस ये तीनों ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो साथ में पढ़ते चलिए, उसको फिर से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है कि हिस्ट्री है, आपको हर जगह याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, पॉइंट है, वो है शक, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे अपने सेकेंड पार्ट में, सेकेंड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।